अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 का कार्बोहाइड्रेट्स वाले टॉपिक के अंदर क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स को डिस्कस करेंगे। लास्ट हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कार्बोहाइड्रेट्स जो टर्म है ये ग्रीक वर्ड सैकरॉन से डराई हुई है, जिसका मतलब होता है शुगर्स। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स को बेसिकली हम तीन कैटेगरीज के अंदर क्लासिफाई करते हैं। नंबर 1 आ जाती है आपके पास मोनोसेक्राइड्स, सेकंड आपके पास आ जाते हैं ओलिगोसेक्राइड्स, और थर्ड आपके पास आ जाते हैं पॉलीसेक्राइड्स। तो मोनोसेक्राइड्स जो सी हैं इनकी प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मोनोसेक्राइड? तो यहाँ पे क्वेश्चन भी यही बनता है हमारे पास, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मोनोसेक्राइड्स। इसमें पहली प्रॉपर्टी ये आ जाती है कि मोनोसेक्राइड्स जो हैं ये इंतहाई सिंपल शुगर्स होते हैं। सेकेंडली आ जाते हैं दे आर वेरी स्वीट इन टेस्ट, बहुत ही मीठी होती हैं। सॉलिबिलिटी वाइज देखा जाए तो ये पानी में बहुत इजीली सॉलेबल होती हैं। फोर्थ करेक्टरिस्टिक या प्रॉपर्टी इनकी देखी जाए तो दे कैन नॉट बी हाइड्राइज्ड इनटू सिंपल शुगर्स। इन्हें और छोटी शुगर्स के अंदर जोन सा है तोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि ये ऑलरेडी अपनी सिंप्लीफाइड फॉर्म में मौजूद होती हैं। लास्ट आ जाता है इसके अंदर, अगर देखा जाए केमिकल कंपोजिशन वाइज, या तो किसी भी कार्बोहाइड्रेट के पास केमिकल कंपोजिशन वाइज पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड वाली नेचर होगी, या वो पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होगा। अब जब भी हम वर्ड यूज करते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, इट मींस के उस कार्बोहाइड्रेट में जितने भी कार्बन एटम्स होंगे, सवाए एक कार्बन को छोड़ के तमाम कार्बन एटम्स के पास अपना अपना हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा, एक्सेप्ट द वन कार्बन एटम। और वो जो रिमेनिंग वन कार्बन एटम होता है या तो वो एल्डिहाइड ग्रुप का पार्ट होगा और इधर इट इज अ पार्ट ऑफ अ कीटो ग्रुप। Such type of sugars which contain aldehyde group are known as एल्डो शुगर। और ऐसी कार्बोहाइड्रेट शुगर्स जो कि हमारे पास कीटो शुगर कहलाती हैं, दे बेसिकली कंटेन्स द कीटो ग्रुप एज अ फंक्शनल ग्रुप। तो पेपर में अगर शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास आ जाता है राइट डाउन द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ द मोनोसेक्राइड्स, तो ये 5 to 6 पॉइंट्स उसमें आ जाएंगे कि ये सिंपल शुगर्स हैं, वेरी स्वीट इन टेस्ट, इजिली soluble in water, they cannot be hydrolyzed into simpler sugars। और केमिकल नेचर वाइज ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होंगे या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स होंगे। The sugar which contains an aldehyde group is known as an aldo sugar, and the monosaccharide sugar which contains the ketonic functional group is known as keto sugar। तो ये जनरली आपके पास आ जाती हैं प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट आगे कुछ स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। जैसे कि एल्डिहाइड फॉर्म कौन सी है शुगर की और कीटो फॉर्म कौन सी है, वो जैसे कि आप लोगों को टेबल में नजर आ रही है सामने बनी हुई स्क्रीन के ऊपर। एल्डिहाइड फॉर्म को अगर देखा जाए तो एल्डिहाइड फॉर्म जो है इसमें एज एन एग्जांपल हमारे पास लिया गया है ग्लिसरॉल्डिहाइड को, विच इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द मोनोसेक्राइड। और ये एल्डो शुगर है क्योंकि इसमें फर्स्ट कार्बन के ऊपर ही CHO यानी कि आपको एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप अटैच नजर आ रहा है। सेकेंड और थर्ड कार्बन जोन सी है इसके पास अपना अपना हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी है, और वैलेंसी को बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन एटम्स नजर आ रहे हैं। दैट्स व्हाई वी से कि जो भी हमारे पास मोनोसेक्राइड होते हैं ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होंगे या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होंगे। इन द केस ऑफ अ कीटो फॉर्म ऑफ अ शुगर, तो हमारे पास एज एन एग्जांपल कीटो फॉर्म को जस्टिफाई करने के लिए डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन जो है उसका स्ट्रक्चर स्केच किया गया है। इट इज ऑल्सो अ 3 कार्बन शुगर, बट इन द केस ऑफ द कीटो शुगर कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप हमेशा चेन के सेंटर में आपको नजर आएगा। और एल्डो शुगर की पहचान ये होती है कि द एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप इज ऑलवेज लोकेटेड एट द स्टार्ट ऑफ द चेन। इन द केस ऑफ द डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, यहाँ पे जैसे कि 3 कार्बन वाला स्ट्रक्चर स्केच किया हुआ है, तो सबसे पहले तो आप कार्बन चेन स्केच करेंगे, और कार्बन चेन की स्केचिंग के बाद उनकी नंबरिंग मेंशन कर देंगे, कार्बन नंबर 1, 2 एंड 3। अब जहाँ पे हमारे पास कीटो फॉर्म डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन स्केच की हुई है, इसकी कार्बन नंबर 2 पे आपको कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन के साथ अटैच नजर आ रही है, जो कि कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप को स्पेसिफाई कर रहे हैं। जो रिमेनिंग कार्बन एटम्स हैं अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ मोनोसेक्राइड्स, उनके पास अपना अपना हाइड्रोक्सिल ग्रुप अवेलेबल है। दैट्स वाई हम लोग कहते हैं कि कोई भी जो मोनोसेक्राइड शुगर होती है वो हमारे पास या तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होती है या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होती है। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसेक्राइड्स। इवन मोनोसेक्राइड्स वाला ग्रुप हमारे पास इतना ज्यादा वास्ट वैरायटी शो करता है कि हम अपनी सिंप्लीफिकेशन के लिए और अपनी कंप्रीहेंशन और अंडरस्टैंडिंग के लिए इवन मोनोसेक्राइड्स वाले ग्रुप को भी ऑन द बेसिस ऑफ देयर कार्बन एटम्स डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर क्लासिफाई कर देते हैं। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स वाले ग्रुप में मोनोसेक्राइड्स की अगर क्लासिफिकेशन की जाए तो जो सिंपलेस्ट तरीन मोनोसेक्राइड है वो 3 कार्बन एटम्स रखता है, और जो हमारे पास नॉर्मली 7 कार्बन एटम्स तक
मोनोसेक्राइड्स हैं वो हमें नजर आते हैं, और इनको ये नेम दिए गए अकॉर्डिंग टू देयर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, सच एज अ मोनोसेक्राइड शुगर विच कंटेन्स 3 कार्बन इज नोन एज ट्रायोज। इसी तरह से क्लासिफिकेशन में टेट्रोज ऐसा मोनोसेक्राइड होता है जिसमें टेट्रा मीन्स 4, जिसमें 4 कार्बन एटम्स मौजूद होंगे। पेंटोजेज आर सच टाइप ऑफ मोनोसेक्राइड्स विच कंटेन 5 कार्बन एटम्स। इसी तरह से हेक्सोजेज आ जाते हैं जिनमें 6 कार्बन एटम्स नजर आते हैं, और हेप्टोजेज आ जाते हैं जिनमें आपको 7 कार्बन एटम्स नजर आते हैं। ये पेपर में हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाता होता है कि डिस्क्राइब द क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसेक्राइड्स। तो आप बताएंगे द क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसेक्राइड्स इज ऑन द बेसिस ऑफ देयर कार्बन एटम्स, एंड दे कैन बी क्लासिफाइड फ्रॉम 3 कार्बन एटम्स, trioses, tetroses, pentoses, hexoses up to the 7 कार्बन एटम्स which are known as haptoses। नेक्स्ट हेडिंग आप लोग दे सकते हैं जनरल फॉर्मूला की। अगर मोनोसेक्राइड्स का जनरल फॉर्मूला देखा जाए तो वो कार्बोहाइड्रेट के जनरल फॉर्मूला से डिफरेंट है, दैट इज CH2ON। अब N हमारे पास एक होल नंबर है जिसकी वैल्यू मिनिमम 3 होगी, एंड सेवरल थाउजेंड और 7,000 तक भी ये वैल्यू जा सकती है। बट सिंप्लीफाइड फॉर्म में अगर सिंपलेस्ट तरीन आपके पास मोनोसेक्राइड शुगर देखी जाए तो उसमें मिनिमम नंबर कार्बन एटम्स का एटलीस्ट 3 होना चाहिए, जो ऐसी कैटेगरी के मोनोसेक्राइड्स को ट्रायोसिस भी कहा जाता है। अभी पीछे एज एन एग्जांपल ऑफ ट्रायोसिस हमने 2 इंपॉर्टेंट तरीन ट्रायोसिस डिस्कस किए थे, जो कि इंपॉर्टेंट तरीन इंटरमीडिएट्स कंसिडर किए जाते हैं रेस्पिरेशन के प्रोसेस में भी और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में भी, जिनको हमने एल्डो और कीटो फॉर्म की एग्जांपल के तौर पे भी पीछे डिस्कस किया था। ये वाले जिनको अभी हमने नाम दिया था डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन का और ग्लिसरल्डिहाइड का। तो ये 2 इंपॉर्टेंट तरीन आपके पास जो से हैं वो आ जाते हैं ट्रायोसिस। टेट्रोसिस के बारे में अगर देखा जाए तो टेट्रोसिस आर वेरी रेयर इन द नेचर। ये बहुत ही रेयर या नायाब होते हैं, बहुत कम पाए जाते हैं, और मोस्टली अगर अबंडेंस इनकी देखी जाए तो अक्रेंस वाइज ये आपको बैक्टीरिया वगैरह की सेल वॉल के अंदर नजर आते हैं। सो आप जो सा है यहाँ पे हेडिंग दे सकते हैं टेट्रोसिस की, कि टेट्रोसिस शुगर्स जो होती हैं दे आर वेरी रेयर इन द नेचर एंड मोस्टली फाउंड इन द बैक्टीरिया। नेक्स्ट हेडिंग आपकी बन जाएगी पेंटोसिस और हेक्सोसिस की। अब पेंटोसिस और हेक्सोसिस शुगर्स जो होती हैं ये सबसे कॉमन तरीन मोनोसेक्राइड्स होते हैं, और बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट तरीन जो आपके पास हेक्सोस है दैट इज द ग्लूकोज। नेचर वाइज ये एक एल्डो शुगर है, और हमारी बुक में सिलेबस के अंदर बेसिकली पेंटोस शुगर की एग्जांपल के तौर पे राइबोस को डिस्क्राइब किया गया है, और हेक्सोस शुगर में एग्जांपल के तौर पे हमारे पास ग्लूकोज को एज एन एग्जांपल लिया है। तो अब हम लोग सबसे पहले इनका स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करेंगे, और उसके बाद कि स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर को किस तरह से हमारे पास रिंग स्ट्रक्चर में चेंज किया जाता है उसकी फॉर्मेशन भी डिस्कस करेंगे। जैसा कि एक नॉर्मल चेन बनाने का पैटर्न होता है हमारे पास, राइबोस शुगर जो कि नेचर वाइज एक पेंटोज है, पेंटोज मीन इसमें 5 कार्बन एटम्स होंगे, तो जब भी आप इसका स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर स्केच करते हैं तो सबसे पहले आपने 5 कार्बन एटम्स की चेन बनानी है। अब क्योंकि ये नेचर वाइज एक एल्डो शुगर है, तो एल्डो शुगर की हमेशा फर्स्ट कार्बन एटम के ऊपर आप एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप अटैच कर देंगे, दैट इज द CHO। जितने भी रिमेनिंग कार्बन एटम्स हैं उनके साथ आपने पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होने की वजह से राइट साइड के ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच कर देना है, और जो रिमेनिंग कार्बन एटम्स होंगी उनकी वैलेंसी बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन एटम्स को साथ अटैच कर दिया जाएगा। बट इन द केस ऑफ द 5th कार्बन, क्योंकि वो टर्मिनल कार्बन है तो उसकी वैलेंसी को सर्टिफाई करने के लिए आपको एक की बजाय 2 हाइड्रोजन एटम्स ऐड करने के पड़ेंगे। सिंपली इन द केस ऑफ द ग्लूकोज, ग्लूकोज के स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर में भी अगर देखा जाए तो आपके पास ये हेक्सोज शुगर है, यानी कि 6 कार्बन एटम्स की चेन आप स्केच करेंगे। ये भी नेचर वाइज एक एल्डो शुगर है, तो यू हैव टू स्केच द एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप टू द कार्बन नंबर 1। रिमेनिंग कार्बन एटम्स के साथ हमेशा आपने राइट साइड के ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच करना है। बट इन द केस ऑफ द ग्लूकोज एक बात आप लोगों ने याद रखनी है कि जब भी हम लोग ग्लूकोज का स्ट्रक्चर स्केच करते हैं तो हमेशा ग्लूकोज की स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर के अंदर कार्बन नंबर 3 के ऊपर हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल की पोजीशन जो होती है वो ऑपोजिट होती है हमेशा, एज कम्पेयर टू द अदर कार्बन एटम चेन्स। तो यहाँ पे भी 3rd कार्बन एटम जो सी है वो आपने याद रखनी है इन द केस ऑफ ग्लूकोज, कि राइट साइड पे हाइड्रोक्सिल अटैच करने की बजाय आप राइट साइड पे हाइड्रोजन अटैच कर देंगे और लेफ्ट साइड पे हाइड्रोक्सिल अटैच कर देंगे। बाकी रिमेनिंग स्ट्रक्चर के अंदर जितने भी कार्बन एटम्स हैं उनकी हमेशा राइट साइड पे ही आप लोगों ने हाइड्रोक्सिल ग्रुप को अटैच करना है। ये जस्ट एक सिंपल आपकी बुक में सिलेबस के अंदर राइबोस शुगर जो कि एक पेंटोज है, और ग्लूकोज जो कि नेचर वाइज हेक्सोज शुगर है, उसका एक स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर स्केच किया हुआ है। जब भी मोनोसेक्राइड शुगर
हमारे पास रिंग सोल्यूशन बनाती है, रिंग स्ट्रक्चर बनाती है। तो इनका रिंग स्ट्रक्चर तब डेवलप होता है जब भी आप किसी मोनोसेक्राइड को सोल्यूशन फॉर्म के अंदर लेके आते हैं। इसी एमॉर्फस फॉर्म को, इसी पाउडर फॉर्म को जब भी आप सोल्यूशन में तब्दील कर देंगे तो ये स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर फौरी तौर पे चेंज हो जाता है रिंग स्ट्रक्चर के अंदर। अब राइबोज को जब भी डिसॉल्व किया जाता है और इसका सोल्यूशन बनाया जाता है तो इसके बनने वाले रिंग स्ट्रक्चर को नाम दिया जाता है राइबोफुरानोज। जस्ट इन द सेम वे जो ग्लूकोज है हमारे पास, ये भी जब हमारे पास वाटर के अंदर डिसॉल्व करेगा तो सोल्यूशन फॉर्म के अंदर ये एक रिंग स्ट्रक्चर बनाता है जो कि 6 कॉर्नर्ड रिंग होगा। और इस 6 कॉर्नर्ड रिंग को नाम दिया जाता है ग्लूकोपायरानोज का। कुछ स्ट्रक्चर स्केच किए हुए हैं जी हमारे सामने, जैसे कि राइबोज का रिंग स्ट्रक्चर स्केच किया हुआ है, राइबोफुरानोज। तो सबसे पहले आप 5 कॉर्नर्ड रिंग बनाएंगे। इस 5 कॉर्नर रिंग के अंदर जो पहला सेंटर वाला कॉर्नर है वो ऑक्सीजन ऑक्युपाई कर लेती है। रिमेनिंग 4 कॉर्नर्स जो हैं वहां पे कार्बन की नंबरिंग आप स्टार्ट करेंगे, कार्बन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 फ्रॉम द राइट साइड। फिफ्थ कार्बन हमेशा चेन से बाहर जाएगी। क्योंकि राइबोज शुगर है तो टोटल आपके पास 5 कार्बन एटम्स है। एक कॉर्नर तो ऑक्सीजन है ऑक्युपाई कर रही है, रिमेनिंग 4 कॉर्नर्स जो हैं रिंग के, दे आर ऑक्युपाइड बाय द कार्बन एटम्स। और फिफ्थ कार्बन जो सी है वो रिंग से बाहर जाएगी। जैसा कि चेन स्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रेट चेन में आपके पास हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच थे, तो इसको याद करने का बहुत ही एक आसान तरीका है आपके पास। आप कार्बन नंबर 1 इन द केस ऑफ राइबोज शुगर, राइबोज शुगर के केस में कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 के साथ नीचे वाली साइड पे हाइड्रोजन अटैच कर दें और जो रिमेनिंग पोर्शन होगा वहां पे हाइड्रोक्सिल अटैच हो जाएगी। कार्बन नंबर 2, 3 के ऊपर हाइड्रोक्सिल की पोजीशन आपने नीचे अटैच कर देनी है और हाइड्रोजन को ऊपर अटैच कर देंगे। यहाँ रिंग स्ट्रक्चर में एक चीज आपको बहुत कॉमन नजर आ रही है, वो ये कि राइबोफुरानोज के रिंग के अंदर उसने साथ मेंशन किया हुआ डी राइबोज। नाउ व्हाट इज द डी फॉर्म? डी फॉर्म जो होती है ये हमारे पास डेक्स्ट्रो शुगर्स के लिए यूज की जाती है। और एल फॉर्म जो होती है शुगर्स की वो लीवो रोटेटरी फॉर्म होती है। नॉर्मली देखा जाए हमारे पास तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म के अंदर जब हम लोग किसी भी शुगर में से प्लेन पोलराइज्ड लाइट को पास करते हैं तो हमारे पास आइसोमर्स जो से हैं ये रोटेशन शो करते हैं। कुछ हमारे पास राइट हैंडेड स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं और कुछ लेफ्ट हैंडेड स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं। जो राइट हैंडेड शुगर्स होती हैं इन्हें डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहा जाते हैं और इनके स्ट्रक्चर के साथ हमेशा डी फॉर्म मेंशन होती है। और जो हमारे पास लीवो रोटेटरी फॉर्म होती है जो कि लेफ्ट हैंडेड स्ट्रक्चर्स होते हैं इन्हें आमतौर पे एल शुगर्स भी कहा जाता है। तो आपकी बुक के अंदर जो डी राइबोज और डी ग्लूकोज स्केच किया हुआ है ये डेक्स्ट्रो शुगर यानी कि हमारे पास राइट हैंडेड स्ट्रक्चर स्केच हुए हैं इनके। सिंपली सेकंड जो स्ट्रक्चर स्केच हुआ हुआ है दैट इज ऑफ द ग्लूकोपायरानोज जो कि ग्लूकोज का रिंग है। क्योंकि ये 6 कॉर्नर्ड रिंग है तो आप सबसे पहले 6 कॉर्नर्स वाला रिंग बनाएंगे। एक कॉर्नर हमारे पास ऑक्सीजन ऑक्युपाई कर लेती है तो रिमेनिंग 5 कॉर्नर्स पे आप कार्बन को अटैच करेंगे और एक कार्बन जो चेन की होगी कार्बन नंबर 6 वो रिंग से बाहर चली जाएगी। इन द केस ऑफ ग्लूकोज कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2 एंड कार्बन नंबर 4 पे आपने हमेशा हाइड्रोक्सिल ग्रुप को नीचे अटैच कर देना है। थर्ड कार्बन जो कि थी उसकी पोजीशन हमारे पास स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर में भी ऑपोजिट ही थी। तो सेम यहाँ पे भी जब आप रिंग स्ट्रक्चर स्केच करेंगे तो हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल की पोजीशन जो है आप ऑपोजिट कर देंगे एज कम्पेयर टू द अदर कार्बन एटम्स। तो इस तरह से बनने वाला जो स्ट्रक्चर है हमारे पास दैट विल बी नोन एज द ग्लूकोपायरानोज रिंग। नेक्स्ट आगे आप लोगों ने हेडिंग दे देनी है फ्री फॉर्म ऑफ ग्लूकोज या फ्री स्टेट ऑफ ग्लूकोज। नॉर्मली अगर देखा जाए तो ग्लूकोज फ्री स्टेट में 3 तरह के फ्रूट्स में पाया जाता है, ग्रेप्स में, अंगूर में, फिग्स यानी कि इंजीर के अंदर और डेट्स यानी खजूरों के अंदर। नॉर्मली हमारे ब्लड के अंदर कितनी परसेंटेज होती है ग्लूकोज की, एमसीक्यूज के लिए अंडरलाइन कर लें कि नॉर्मली आवर ब्लड कंटेन 0.08% ऑफ द ग्लूकोज। तो जब भी किसी शुगर पेशेंट की शुगर लेवल डाउन होता है तो इसीलिए हमेशा कोशिश की जाती है कि उनके ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने के लिए फ्री स्टेट वाली फ्रूट्स उन्हें दिए जाएं, यानी कि या तो खजूरें वगैरह दे दी जाएं या उन्हें खाने के लिए ग्रेप्स दे दिए जाएं या फिग्स वगैरह दे दी जाए। कंबाइंड फॉर्म में अगर देखा जाए तो हमेशा जो हमारे पास ग्लूकोज होता है ये एक दूसरे के साथ कंबाइन करके या तो डाइसेक्राइड्स बना देता है या जब काफी ज्यादा यूनिट्स हमारे पास ग्लूकोज के अटैच हो जाते हैं तो ये अटैच होकर कॉम्प्लेक्स तरीन कार्बोहाइड्रेट्स भी बना देते हैं जिन्हें हम लोग नाम देते हैं पॉलीसेक्राइड्स का। नॉर्मली पॉलीसेक्राइड्स जो हमें नेचर में नजर आते हैं उनमें सिंप्लीफाइड तरीन एग्जांपल्स आ जाती हैं हमारे पास स्टार्च की, सेलुलोज की, ग्लाइकोजन की।
और जब भी स्टार्च, सेलुलोज और ग्लाइकोजन हमारे पास जो है इनकी ब्रेकडाउन की जाती है, तो ये अपनी हाइड्रोलिसिस या ब्रेकडाउन के ऊपर ग्लूकोज के यूनिट्स को रिलीज करते हैं। नेचुरली तौर पे अगर देखा जाए तो ग्लूकोज आपको ग्रीन प्लांट्स के अंदर नजर आता है, जो नॉर्मली कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एयर से लेंगे और वाटर जो सा है सॉइल से लेंगे और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के जरिए ग्लूकोज को सिंथेसाइज करते हैं। नेक्स्ट आप लोग हेडिंग दे दे केमिकल इक्वेशन ऑफ द फोटोसिंथेसिस। तो नॉर्मली जो मैट्रिक के अंदर आप लोगों ने केमिकल इक्वेशन पढ़ी होती है फोटोसिंथेसिस की, वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में शो की हुई है कि जब हमारे पास 6 कार्बन एटम के मॉलिक्यूल्स 12 हाइड्रोक्सिल 12 वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ कंबाइन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ द लाइट एंड द क्लोरोफिल, तो एज अ रिजल्ट आपके पास बनने वाली जो शुगर है दैट इज द ग्लूकोज विच इज C6H12O6 along with the 6 oxygen molecules and 6 water molecules। तो ये नॉर्मली हमारे पास एक फोटोसिंथेसिस का सिंप्लीफाइड फॉर्म में रिएक्शन दिखाया हुआ है। इस इक्वेशन में अगर देखा जाए तो हमें पता चल रहा है कि बेसिकली यहाँ पे जो एनर्जी प्रोवाइड की जा रही है दैट एनर्जी इज बेसिकली प्रोवाइडेड बाय द सनलाइट और द सोलर एनर्जी। और ये जो टोटल प्रोसेस है इसे हम लोग नाम देते हैं फोटोसिंथेसिस का। नाउ इट शुड बी नोटेड हियर कि जब भी प्लांट्स ने 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज सिंथेसाइज करना होता है, तो फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द 10 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज प्लांट्स को एटलीस्ट 717.6 किलो कैलोरीज ऑफ सोलर एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो ये वैल्यूज भी एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे पास, और ये पेपर में पूछ भी जाती है कि हमारे पास अगर पौधे ने 717.6 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी एब्सॉर्ब की है, तो हाउ मच क्वांटिटी ऑफ ग्लूकोज इज फॉर्म्ड, तो 10 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज बनते हैं। या अगर 10 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज की फॉर्मेशन हो रही है, तो हाउ मच क्वांटिटी ऑफ सोलर एनर्जी इज यूज, दैट इज 717.6 किलो कैलोरीज ऑफ सोलर एनर्जी। अब ये जो एनर्जी होती है ये आमतौर पे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स के अंदर केमिकल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाती है, और यही केमिकल एनर्जी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को आगे अवेलेबल होगी जब वो इस प्लांट्स को कंज्यूम करेंगे एज अ फूड सोर्स, और इसी एनर्जी को वो अपनी बॉडी के अंदर ऑक्सीडाइज करके फर्दर यूटिलाइज करें। सो दिस इज आवर टॉपिक ऑफ मोनोसेक्राइड्स। यहाँ तक हमारे मोनोसेक्राइड्स का टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया। जस्ट फॉर द रिवीजन एक दफा मैं दोबारा से हेडिंग्स को रिवाइज कर देती हूँ। सबसे पहले यहाँ पे एक शॉर्ट क्वेश्चन बन जाता है, डिस्क्राइब द प्रॉपर्टीज ऑफ मोनोसेक्राइड्स। इसी तरह से शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, राइट डाउन द एल्डो फॉर्म ऑफ द मोनोसेक्राइड्स। तो आप डाईहाइड्रो आप ग्लिसरॉल्डिहाइड का स्ट्रक्चर स्केच कर देंगे या एल्डिहाइड फॉर्म मेंशन कर देंगे। समटाइम पेपर में ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है, डिस्क्राइब द कीटो फॉर्म ऑफ द मोनोसेक्राइड और राइट डाउन द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। तो उस केस में दोनों क्वेश्चन के केस में आपने कीटो फॉर्म जो सी है उसी को स्केच करना है। नेक्स्ट आ जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसेक्राइड्स, जिसमें 3 to 7 कार्बन एटम्स का मेंशन करना है, आपने जर्नल फॉर्मूला डिस्कस करना है। उसके बाद आप ट्रायोसिस को डिस्क्राइब करेंगे, टेट्रोसिस को डिस्क्राइब करेंगे, पेंटोसिस और हेक्सोसिस को डिस्क्राइब करेंगे। राइट डाउन द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ राइबोस, तो राइबोस का स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर स्केच कर देंगे। राइट डाउन द स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, तो स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर ग्लूकोज का स्केच कर देंगे। इसी तरह से पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है, स्केच द राइबोफेरानोज रिंग, तो आपने रिंग स्ट्रक्चर स्केच करना है राइबोज शुगर का। स्केच द ग्लूकोपाइरानोज रिंग, तो आपने ग्लूकोज का रिंग स्ट्रक्चर स्केच करना है। नेम द फ्रूट्स इन विच ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन द फ्री स्टेट, तो इन 3 फ्रूट्स के नेम बता देने आपने। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द ग्लूकोज इन द ब्लड, तब आपने वो परसेंटेज डिस्क्राइब कर देनी है। और लास्ट में कि 10 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज की फॉर्मेशन के लिए प्लांट्स को कितनी अमाउंट में सोलर एनर्जी रिक्वायर होती है, तो वो भी आप बता देंगे, दैट इज 717.6 किलो कैलोरीज ऑफ सोलर एनर्जी। सो स्टूडेंट्स, दिस इज आवर कंप्लीट डिस्कशन रिगार्डिंग द मोनोसेक्राइड्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ओलिगोसेक्राइड्स और पॉलीसेक्राइड्स को एक साथ डिस्कस करेंगे।